फिल्म की शुरुआत होती है सालमन से, जो एक बहुत ही टैलेंटेड वायलिन म्यूजिशियन है। वो न्यूयॉर्क में रहता है और अपनी कला की वजह से अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। सालमन एक फ्री ब्लैक अमेरिकन है, यानी वो गुलाम नहीं है और अपनी फैमिली के साथ आजाद जिंदगी जी रहा है। एक दिन उसका एक दोस्त उसे दो आदमियों से मिलवाता है जो खुद को मैजिशियंस बताते हैं। वे सालमन को वॉशिंगटन में 2 हफ्तों के लिए परफॉर्मेंस करने का ऑफर देते हैं और अच्छी सैलरी देने का वादा भी करते हैं। सालमन को ये मौका अच्छा लगता है और वो उनके साथ चला जाता है। शो काफी सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए वे दोनों सालमन को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहां सालमन बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे की वजह से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सालमन की आंख खुलती है तो वो शॉक हो जाता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो एक जेल जैसी जगह पर बंद होता है। थोड़ी देर बाद 2 आदमी वहां आते हैं। सालमन उन्हें बताता है कि वो एक फ्री आदमी है, उसकी वाइफ और बच्चे हैं और वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते। वे कहते हैं कि सालमन असल में जॉर्जिया का भागा हुआ गुलाम है। सालमन बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं ताकि वह चुप हो जाए। फिर एक और आदमी उसे कपड़े बदलने का आदेश देता है और रात को उसे एक गाड़ी में छुपाकर दूसरे लोगों के साथ ले जाया जाता है। धीरे धीरे सालमन को समझ आता है कि उसे स्लेव ट्रेड के लिए ले जाया जा रहा है। जब उन्हें एक शिप पर चढ़ाया जाता है तब एक व्हाइट क्रू मेंबर एक ब्लैक लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एक ब्लैक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में वो क्रू मेंबर उस आदमी को मार देता है। सालमन और बाकी लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया जाता है। बाद में जब वे पोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक आदमी के सामने पेश किया जाता है। सालमन अपना असली नाम बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया जाता है। फिर उसे और बाकी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। वही उसकी मुलाकात एलिजा और उसके 2 बच्चों से होती है। सभी को नहाकर साफ कपड़े पहनकर तैयार होने को कहा जाता है, क्योंकि उन्हें सेल के लिए दिखाया जाना होता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी मिस्टर फोर्ड आता है जो गुलाम खरीदना चाहता है। वह सालमन और एलिजा को खरीद लेता है, लेकिन सबसे दुख की बात यह होती है कि एलिजा को अपने बच्चों से अलग कर दिया जाता है। गुलाम होने की वजह से वे कुछ भी नहीं कर सकते। अब सालमन को मजबूरी में अपना नाम बदलकर प्लैट रखना पड़ता है। एलिजा अपने बच्चों की याद में हमेशा रोती रहती है। प्लैट को यह देखकर गुस्सा आता है और वो उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही रोती रही तो ओनर को बुरा लगेगा। कुछ समय बाद एलिजा को कहीं और भेज दिया जाता है और फिर वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देती। प्लैट अब मिस्टर फोर्ड के घर में काम करना शुरू करता है। नया होने की वजह से उसे अक्सर टिबीट्स नाम का आदमी डांटता रहता है, क्योंकि टिबीट्स को पसंद नहीं कि कोई उससे बेहतर काम करे। एक दिन मिस्टर फोर्ड और कुछ गुलाम जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। प्लैट को समझ नहीं आता कि इतनी सारी लकड़ी को एफिशिएंटली कैसे ले जाया जाए। एक दिन प्लैट ने लकड़ी के ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी समझदारी दिखाई। उसने सुझाव दिया कि सारी लकड़ियों को एक बड़ी राफ्ट में बांध दिया जाए और फिर उसे नदी के बहाव में छोड़ दिया जाए ताकि लकड़ी आसानी से नीचे तक पहुंच सके। लेकिन ये आइडिया टिबीट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने प्लैट का मजाक उड़ाया। थोड़ी चर्चा के बाद मिस्टर फोर्ड ने प्लैट को मौका दिया कि वो अपना तरीका आजमा कर दिखाए। जब उन्होंने ऐसा किया तो परिणाम चौंकाने वाला था। ये तरीका बहुत ज्यादा एफिशिएंट निकला। इस काम के लिए प्लैट को मिस्टर फोर्ड और बाकी गुलामों की तारीफ मिली, लेकिन टिबीट्स अभी भी उससे नफरत करता था। मिस्टर फोर्ड ने प्लैट की काबिलियत देखकर उसे एक वायलिन तोहफे में दिया। एक दिन प्लैट को एक छोटी हट बनाने का काम दिया गया। टिबीट्स उसकी मेहनत और हुनर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने प्लैट को पीटना शुरू कर दिया। इस बार सालमन ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया और उसने टिबीट्स से लड़ाई कर ली, जिससे टिबीट्स बुरी तरह घायल हो गया। इससे ये साफ हो गया कि गलती इंसान की नहीं बल्कि गलत आदेश की थी। कुछ समय बाद चैपिन, जो वहां का एक सीनियर फॉरमैन था, लड़ाई रोकने आया और उसने टिबीट्स को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद टिबीट्स 2 और लोगों के साथ वापस आया और उन्होंने सालमन को पेड़ पर लटका दिया। डर के मारे वहां मौजूद कोई भी गुलाम उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्लैट ने अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर अपने शरीर का वजन संभाला और किसी तरह फांसी से खुद को बचाए रखा। दोपहर में जब मिस्टर फोर्ड वापस आए तो उन्होंने तुरंत प्लैट को बचाया। उन्होंने कहा कि अब ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि टिबीट्स कभी भी बदला लेकर उसे मार सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि प्लैट को मिस्टर एप्स के पास भेज दिया जाए। मिस्टर एप्स अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था।
वो अपने गुलामों को छोटी सी गलती पर भी डांटता और कठोरता से मारता था। अब प्लैट और बाकी गुलामों को वहां कॉटन फील्ड्स में काम करने के लिए लगाया गया। वही एक महिला गुलाम थी जिसका नाम पैट्सी था। वो अपने काम में सबसे तेज थी। वो एक दिन में लगभग 500 पाउंड कॉटन इकट्ठा कर लेती थी, जबकि बाकी गुलाम मुश्किल से 300 पाउंड ही कर पाते थे। इसी वजह से वो मिस्टर एप्स की पसंदीदा गुलाम बन गई। एक रात मिस्टर एप्स ने अचानक सभी गुलामों को जगा दिया और उन्हें अपने सामने नाचने का आदेश दिया। तभी अचानक मिसेस एप्स गुस्से में पैट्सी पर फूलदान फेंक देती है। उसे पैट्सी से जलन थी क्योंकि मिस्टर एप्स उसे ज्यादा पसंद करता था। मिसेस एप्स ने अपने पति से कहा कि पैट्सी को बेच दिया जाए, लेकिन मिस्टर एप्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। एक दिन मिसेस एप्स ने प्लैट को बाजार भेजा। उसने उससे पूछा कि वो कहां से आया है और क्या वह पढ़ या लिख सकता है। प्लैट ने सावधानी से जवाब दिया कि वो वॉशिंगटन से आया है और पढ़ना लिखना नहीं जानता। रास्ते में चलते हुए प्लैट के मन में भागने का विचार आया, लेकिन अचानक उसका सामना 2 लैंडओनर से हो गया जो अपने गुलामों को फांसी देने वाले थे। उनमें से एक आदमी ने प्लैट से पूछा कि उसका मालिक कौन है। डर के मारे प्लैट ने तुरंत कहा कि उसका मालिक मिस्टर एप्स है। ये सुनकर उन्होंने उसे जाने दिया। डर और थकान की वजह से प्लैट ने फिर से अपने मालिक के आदेश मानने का फैसला किया। उसी रात मिस्टर एप्स पैट्सी के कमरे में घुस गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। पैट्सी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और आखिर में वो पूरी तरह अकेली और बेबस रह गई। अगले दिन मिसेस एप्स ने प्लैट को फिर से मार्केट भेजा। उन्होंने उसे एक कागज दिया जिसे किसी आदमी तक पहुंचाना था। रास्ते में प्लैट ने चुपके से एक एक्स्ट्रा पेपर चुरा लिया और उसे अपने बाजू में छुपा लिया, ये सोचकर कि शायद भविष्य में ये उसके काम आ सके। शाम को फिर से सभी गुलामों को नाचने का आदेश दिया गया। मिसेस एप्स ने सभी को खाना दिया, लेकिन जानबूझकर पैट्सी को खाना नहीं दिया। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि मिस्टर एप्स को गुस्सा आए, लेकिन उसका ये प्लान सफल नहीं हुआ। गुस्से में आकर मिसेस एप्स ने पैट्सी को चोट पहुंचा दी। पैट्सी अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी। प्लांटेशन पर कठिन काम, मिस्टर एप्स के अत्याचार और बार बार होने वाले सेक्सुअल अटैक्स की वजह से वो बहुत परेशान थी। उसने प्लैट से कहा कि वो उसे मार दे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जीवन अब बेकार हो चुका है। कुछ समय बाद मिस्टर एप्स के कॉटन फील्ड्स में कीड़ों का हमला हो गया। इससे परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि अपने गुलामों को कुछ समय के लिए जज टर्नर के प्लांटेशन पर काम करने भेज दिया जाए। भेजने से पहले उन्होंने गुलामों को सख्त चेतावनी दी कि जज टर्नर को उनके बुरे व्यवहार के बारे में कुछ मत बताना। जज टर्नर के प्लांटेशन में गुलामों को शुगर केन फील्ड्स में काम दिया गया। वहां का माहौल पहले से बेहतर था क्योंकि जज टर्नर अपने गुलामों के साथ थोड़ा न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। प्लैट ने वहां भी अपनी मेहनत और समझदारी से लोगों की सराहना हासिल की। एक दिन जज टर्नर को पता चला कि प्लैट बहुत अच्छा वायलिन बजा सकता है। उनके एक दोस्त को एक पार्टी में वायलिन प्लेयर चाहिए था। जज टर्नर ने प्लैट को वहां बजाने का मौका दिया और उसे ये भी अनुमति दी कि वो अपनी कमाई खुद रख सकता है। प्लैट ने खुशी खुशी ये काम स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी में जाने से पहले उसने अपने वायलिन पर अपनी पत्नी और बच्चों के नाम उकेर दिए ताकि वो अपनी यादों और दर्द को व्यक्त कर सके। कुछ समय बाद कॉटन फील्ड्स में कीड़ों का हमला खत्म हो गया। इसके बाद सभी गुलामों को फिर से मिस्टर एप्स के प्लांटेशन पर वापस भेज दिया गया। जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक नया गुलाम आया है। उसका नाम आर्म्सबाई था। वो सफेद आदमी था और मजबूरी में गुलाम बन गया था। पहले वो एक फॉरमैन के रूप में काम करता था। एक रात प्लैट ने आर्म्सबाई से उसके कमरे में बात की। आर्म्सबाई ने बताया कि वो अक्सर बहुत शराब पी लेता था, जिससे उसका काम खराब हो जाता था और आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। धीरे धीरे उसका पैसा खत्म हो गया और मजबूरी में वो गुलाम बन गया। लेकिन सफेद होने की वजह से उसे मिस्टर एप्स से कुछ विशेष सुविधा मिलती थी। अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो भी उसे नहीं मारा जाता था, बल्कि उसे सुधारने के लिए कहा जाता था। आर्म्सबाई पर भरोसा करते हुए प्लैट ने उससे कहा कि वो न्यूयॉर्क में एक पत्र भेज दे। आर्म्सबाई ने मदद करने का वादा किया। प्लैट ने उस चोरी किए हुए कागज का इस्तेमाल किया। उसने जंगली बेरीज से स्याही बनाई और एक छोटी लकड़ी की डंडी से लेटर लिख दिया। कुछ दिनों बाद मिस्टर एप्स ने प्लैट को बुलाया। उन्हें पता चल गया था कि प्लैट किसी को लेटर भेजना चाहता था। प्लैट ने तुरंत कहा कि वो पढ़ना या लिखना नहीं जानता। उसने कहा कि ये सब आर्म्सबाई की चाल है ताकि वो खुद को अच्छा दिखा सके। किस्मत से मिस्टर एप्स ने प्लैट की बात पर विश्वास कर लिया और इस तरह प्लैट बड़ी मुसीबत से बच गया।
बाद में उसे मजबूरी में वो लेटर जला देना पड़ा। कुछ समय बाद खेत में काम करते हुए एक गुलाम अचानक बेहोश होकर मर गया। बाकी गुलाम बहुत दुखी हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे दोस्त थे, बल्कि इसलिए कि वे सालों से साथ संघर्ष कर रहे थे और एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। कई साल बीत गए। इसके बाद मिस्टर एप्स ने एक नया घर बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने कनाडा से एक कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट बुलाया जिसका नाम बेस था। एक दिन बेस और प्लैट के बीच बातचीत शुरू हुई। प्लैट, जिसे अब लोग सालमन के नाम से जानते थे, एक दिन बास से मिला और उसने उसे अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा कि वो न्यूयॉर्क का एक स्वतंत्र नागरिक था जिसे धोखे से गुलाम बना दिया गया था। यह सुनकर बास बहुत हैरान हो गया। सालमन ने बास से मदद मांगी। उसने कहा कि वो नॉर्थ में अपने दोस्त पार्कर को एक लेटर भेजना चाहता है ताकि उसे अपनी स्थिति के बारे में बता सके। बास को लगा कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद बास ने सालमन की मदद करने का फैसला किया। कुछ साल बाद जब सालमन खेत में काम कर रहा था, अचानक वहां एक शेरिफ आया। उसने सालमन से पूछा कि उसके साथ कौन आया है। सालमन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वो उसका पुराना दोस्त पार्कर है। शेरिफ ने सालमन से उसका असली नाम, उसके परिवार और उसके पिछले जीवन के बारे में कई सवाल पूछे। सालमन ने हर सवाल का सही जवाब दिया। इसके बाद करीब 12 साल बाद उसने अपने दोस्त पार्कर को गले लगाया। ये सब देखकर मिस्टर एप्स बिल्कुल खुश नहीं था। उसने सालमन को जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ ने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने बीच में दखल दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेरिफ ने यह भी कहा कि अब कानून साफ है, सालमन एक स्वतंत्र आदमी है और उसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद सालमन ने फिर से अपना असली नाम सालमन अपना लिया। लगभग 12 साल बाद वो अपने परिवार से मिला। इतने सालों बाद अपने परिवार को देखकर वो बहुत भावुक हो गया और उसे इस बात का अपराध बोध हुआ कि वो इतने समय तक उनसे दूर रहा। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। उसने सालमन को अपने पति से मिलवाया और बताया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। सबसे खास बात यह थी कि उस बच्चे का नाम भी सालमन रखा गया था। फिल्म के अंत में पता चलता है कि सालमन एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का शिकार हुआ था। उसने तय किया कि वो इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। सालमन ने उन तस्करों को कोर्ट में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस समय अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। क्योंकि तस्कर सफेद लोग थे, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिली और सालमन को न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन सालमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने 12 साल की गुलामी के अनुभवों पर एक बुक लिखी। इस किताब के जरिए उसने लोगों को गुलामी की सच्चाई बताई और स्लेवरी खत्म करने के मूवमेंट में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें। कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।